हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी वर्ल्ड। आज हम लोग एक नए पार्ट की शुरुआत करते हैं इंडियन ज्योग्राफी की। ठीक है, जो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें चाहे आप कंपटीशन के बेस से देखेंगे तो उसके बेस से भी इम्पोर्टेंट है, और नॉर्मली जो आप क्लास में पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन में हो या पीजी में हो, तब भी आपको इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट पढ़ना होता है। इंडियन ज्योग्राफी आपका हाई स्कूल, इंटर, मतलब जिस भी क्लास में जहाँ पर भी आप देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जीएस के पर्पज़ से भी, और आप जिस भी पर्पज़ से देखेंगे या उसमें आपको ये इम्पोर्टेंस इसका दिखेगा। ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं इसके पहले पार्ट से, इसके सामान्य परिचय से। इंडियन ज्योग्राफी भारत के भूगोल के सामान्य परिचय से। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके नामकरण को। ठीक है, इसका नामकरण किस प्रकार किया गया। तो नामकरण जो है वो विष्णु पुराण में समुद्र के उत्तर, समुद्र का मतलब क्या है, हिंद महासागर के उत्तर एवं हिमालय के दक्षिण स्थित देश को भारत एवं उसके निवासियों को क्या बताया गया है, भारतीय बताया गया है। अर्थात यहाँ पर जो भारत शब्द है, ठीक है, भारत देश है। ठीक, ये भारत जो नाम है, ये नाम किसका है, तो हिंद महासागर के उत्तर में जो स्थल है और हिमालय पर्वत के दक्षिण में जो स्थल है उसका क्या नाम है, भारत है। और यहाँ पर रहने वाले लोगों का नाम क्या है, दिया गया है, भारतीय। लेकिन वो दिया कहाँ गया है, तो दिया गया है आपको विष्णु पुराण में। वहीं दूसरी बात, हम लोग बौद्ध काल में अगर देखें, ठीक है, तो बौद्ध काल में इस क्षेत्र के लिए जम्बू द्वीप, ठीक है, आप सुनते भी हैं जम्बू द्वीप है भारत खंडे। ठीक है, तो ये जम्बू द्वीप वही जम्बू द्वीप है जो भारत का ही नाम है, क्या, जम्बू द्वीप। इसका ये कब प्रचलित था, ये बौद्ध काल में लोकप्रिय था। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं वैदिक काल में। ठीक है, वैदिक काल में क्या रहा है, जो आपके आर्य शासित क्षेत्र हैं। ठीक है, वैदिक काल में आर्य शासित क्षेत्रों हेतु मध्य देश, ठीक है, जो आपके आर्य प्रदेश हैं उनके लिए मध्य देश, और जो अनार्य हैं अर्थात जिन क्षेत्रों में क्या है, आर्य निवासी नहीं है, ठीक है, जिनमें आर्य की जनसंख्या नहीं पाई जा रही, वो क्या है, गैर आर्य साम्राज्यों के लिए प्राच्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो मध्य देश किसके लिए है, आर्य शासित क्षेत्रों के लिए, और गैर आर्य प्रदेशों के लिए प्राच्य शब्दों का प्रयोग किया जाता था वैदिक काल में। बाद में जो आपका आर्य क्षेत्र है वो हिमालय और विंध्य पर्वतों के बीच के क्षेत्र को ब्रह्मावर्त कहा जाने लगा या आर्यावर्त कहा जाने लगा। धीरे धीरे जैसे बसावट में प्रसार होता है, ठीक है, जैसे आपका गांव पहले मान लीजिए 2 घरों का गांव है, फिर 4 को हुआ, फिर 10 का हुआ, फिर 20 का हुआ, फिर 50 का हुआ, फिर 100 का हुआ। ठीक है, तो वैसे आर्यों की भी संख्या जब बढ़ती गई तो उनका जो प्रसार था वो दक्षिण की ओर बढ़ता चला गया। ठीक है, तो इनका विस्तार हिमालय से विंध्य पर्वतों के बीच में हो गया, जिसको इन्होंने क्या कहा, ब्रह्मावर्त अथवा आर्यावर्त नाम दिया जाने लगा। तथा जो विंध्य पर्वत से दक्षिण कृष्णा नदी के विस्तृत क्षेत्र हैं, ठीक है, विंध्य पर्वत से दक्षिण में जो कृष्णा नदी का पार्ट है, ठीक है, उसके जो विस्तृत मैदानी क्षेत्र, उसको क्या कहा गया, दक्षिणा पथ कहा जाता है। ठीक, तो इसमें आपका क्या है कि भाई ऊपर के विंध्य पर्वत से हिमालय पर्वत के बीच वाला आपका ब्रह्मावर्त है आर्यवर्त, और विंध्य पर्वत के दक्षिण में कृष्णा नदी का जो विस्तृत क्षेत्र है उसे दक्षिणापथ कहा गया। ठीक है, कालांतर में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत समस्त क्षेत्र के लिए आर्यावर्त शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक, जो आज भारत के विषय में आप कहा जाता है आर्यावर्त जम्बूद्वीप भारतवर्ष से, ठीक है, तो वो आर्यावर्त शब्द आज संपूर्ण भारत के लिए प्रयोग हो रहा है, जिसे वर्तमान समय में भारत या इंडिया कहा जाता है। अब अगर इंडिया शब्द की व्युत्पत्ति, इंडिया जो इंग्लिश शब्द है, ठीक है, इंग्लिश में जो आप इंडिया लिखा जाता है, इसकी व्युत्पत्ति देखें तो ये यूनानी शब्द इंडोई से हुआ है। ठीक है, इंडोई का तात्पर्य क्या है यूनानी भाषा में, तो इंडोस के पास का क्षेत्र, ठीक है, जो है उसी को इंडोई कहा गया। इंडोस क्या है, जो आपकी सिंधु नदी है उसी को इन्होंने इंडोस कहा या इंडस कहा है। ठीक है, तो इसके पास का जो क्षेत्र है वो इंडोई है, और इंडोई से भाई सिंधु नदी के आसपास का जो क्षेत्र वो क्या है, इंडिया है। तो पहले जो यूनानवासी थे, ठीक है, वो लोग जब आए तो भारत में पूरा दक्षिण भारत तक उन्होंने नहीं देखा था, केवल वो भारत के सिंधु नदी के पूरब और सिंधु नदी के पूरब और पश्चिम वाला हिस्सा इन्होंने देखा था। ठीक है, इस प्रकार उन्होंने क्या किया, इसका नाम इंडिया रख दिया। आगे हम लोग देखते हैं रोमवासी क्या करते हैं, इस नदी को इंडस, किस नदी को, सिंधु नदी को, और इसके पूर्व स्थित भाग को क्या कहते हैं,
इंडिया के नाम से व्यवहृत करते हैं। जो आपकी सिंधु नदी है, ठीक, ये आपकी मान लीजिए सिंधु नदी है, जो भारत वाला हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ से ये सिंधु नदी बह रही है, तो इसके पूरब वाला ये वाला जो हिस्सा है, इसे इन्होंने क्या कहा है, इंडस कहा है, ठीक है। तो यही हिस्सा क्या कहा है इन्होंने, इंडिया नाम दिया है। अब जो पारसी हैं, ठीक, पारसी क्या करते हैं, सिंधु नदी को हिंदू और इस प्रदेश को क्या बताते हैं, हिंदुस्तान, ठीक है। तो जो पारसी हैं, एक तरफ क्या है, जो रोमवासी है वो सिंधु नदी को इंडस कहते हैं, ठीक है। और हिंदुस्तान उसके बाद क्या है, उसके लोगों को इंडिया कहते हैं, ठीक है। उसके पूरा वाला हिस्सा पारसी क्या कहते हैं, सिंधु नदी को हिंदू कहते हैं और इस प्रदेश को हिंदुस्तान कहते हैं। ऋग वैदिक काल में आर्यों के एक शक्तिशाली जन के मुखिया का नाम क्या था, भरत, ठीक। इन्हीं के नाम पर क्या किया गया, भारत का नाम प्रचलित पड़ा, ठीक है। जो भारत का प्रचलित नाम है भारत, वो इन्हीं जो आपके शक्तिशाली जन था एक ऋग्वैदिक काल में, जो आर्यों का एक जन का मतलब क्या, एक समूह होता है, ठीक है। तो आर्यों का एक समूह था जिसका जो मुखिया था वो भारत था, ठीक है। और इसी के नाम पर इसका नाम भारत पड़ा। वायु पुराण में भरत को दुष्यंत के पुत्र के रूप में उल्लिखित किया गया है, ठीक है। जो आपका वायु पुराण है उसमें जो आपके भरत हैं उनको किस रूप में प्रदर्शित किया गया है, दुष्यंत के पुत्र के रूप में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं भारत की अवस्थिति के बारे में, ठीक। तो भारत की अवस्थिति क्या है, भूमंडल के उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक। अगर इसको हम पूरा भूमंडल मान लें, ये आपका 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, ठीक है। तो भारत की जो स्थिति है वो यहाँ पर है, ये वाला क्षेत्र क्या है, भारत का है। अब भारत को यदि हम यहाँ पर मान रहे हैं, ठीक, तो इसका मतलब क्या है, अगर ये पूरा हिस्सा क्या है, उत्तर है, ये वाला दक्षिण है, ये वाला पूरा हिस्सा क्या है, पूरब है, ये वाला हिस्सा क्या है, पश्चिम है। तो भारत कहाँ पर है, उत्तर पूरब में स्थित है, ठीक। तो भारत की स्थिति भूमंडल के उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। अक्षांशीय विस्तार 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य, ठीक है। अब लेकिन ये जो विस्तार है ये आपकी मुख्य भूमिका है, भारत की मुख्य भूमिका विस्तार है, न कि द्वीपों सहित है। ये केवल भारत की मुख्य भूमिका विस्तार है, 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। जो इसका देशांतरीय विस्तार है वो कितना है, 68 अंश 7 मिनट पूर्व से 97 अंश 25 मिनट पूर्व के बीच, ठीक। अब जो आपकी भारतीय मानक समय रेखा है वो क्या है, 82.5 डिग्री 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है, भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है। जो क्या है आपकी जीएमटी, जो पूरे विश्व की प्रधान मध्याह्न रेखा है, ठीक है, उससे 5.5 घंटे आगे है। और ये पहले उत्तर प्रदेश के नैनी से गुजरती थी और वर्तमान समय में कहाँ से गुजर रही है, मिर्जापुर से गुजर रही है, ठीक है। अगर हम पड़ोसी देशों की बात करें तो इसके पश्चिम में क्या है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उत्तर में चीन नेपाल एवं भूटान, पूर्व में म्यांमार एवं बांग्लादेश और दक्षिण में श्रीलंका है, जो इसकी मुख्य भूमि से नहीं जुड़ा है। ये पाक जलडमरू मध्य के माध्यम से जुड़ा हुआ है, उसी के माध्यम से क्या किया जाए, भारत से अलग किया जाता है। अगर पड़ोसी देशों की सीमा देखी जाए तो सबसे बड़ी सीमा किसकी है, बांग्लादेश की है, 4096.7 किलोमीटर। और इसके बीच की जो सीमा रेखा उसे क्या क्या किस नाम से पुकारा जाता है, रेडक्लिफ रेखा, जो रेडक्लिफ पंचाट द्वारा निर्मित की गई थी। दूसरी सबसे बड़ी जो रेखा है वो चीन के साथ है, जो सीमा है वो कितनी है, 3488 किलोमीटर। और ये क्या है, मैकमोहन रेखा है, ठीक है। अब फिर तीसरी जो सबसे बड़ी रेखा वो पाकिस्तान के साथ है, 3323 किलोमीटर, ये भी रेडक्लिफ रेखा कही जाती है। अब देखिए दोनों की जो है वो रेडक्लिफ रेखा क्यों है, क्योंकि बांग्लादेश पहले क्या था, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अब चूंकि पाकिस्तान ही था, दोनों पाकिस्तान का हिस्सा था, एक पूर्वी पाकिस्तान एक
पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक है, जब दोनों एक ही हिस्सा था इसलिए दोनों की जो सीमा रेखा थी एक ही नाम से जानी जाती थी। बाद में शिमला समझौता के माध्यम से पूर्वी पाकिस्तान को एक अलग देश के रूप में परिवर्तित कर दिया गया जिसका नाम बांग्लादेश पड़ा। ठीक, अब इसके बाद चौथी जो आपकी सीमा वो क्या है, नेपाल है। नेपाल की जो सीमा वो कितनी है, 1751 किलोमीटर। उसके बाद फिर म्यांमार की सीमा है 1643 किलोमीटर। फिर भूटान की सीमा है 699 किलोमीटर। और सबसे छोटी जो सीमा है वो किसकी है, अफ़गानिस्तान की 106 किलोमीटर। लेकिन अफ़गानिस्तान की जो सीमा है, ठीक है, इसको किसके नाम से जाने, डूरंड रेखा। डूरंड रेखा किस लिए बनाई गई थी, ये रूसी और ब्रिटिश क्षेत्र को अलग करने के लिए बनाई गई थी। चूँकि अफ़गानिस्तान क्या था, रूस का हिस्सा था और जो आपका भारत था वो ब्रिटेन का हिस्सा था, इसलिए रूसी और ब्रिटिश क्षेत्रों को अलग करने के लिए जो रेखा खींची गई थी वो डूरंड रेखा थी। और ये किसके बीच में खींची गई थी, भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में। अब भारत की सीमा रेखा की लंबाई अगर देखा जाए, ठीक है, तो जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर है। ठीक, समुद्री सीमा जो है मुख्य स्थल के सहारे उसकी सीमा 6100 किलोमीटर है। और द्वीपों सहित जो समुद्री सीमा है, द्वीप और जो मुख्य स्थल है दोनों के साथ जो सीमा रेखा है वो 7516.6 किलोमीटर है, जो लगभग 7517 किलोमीटर के आसपास है। अब बात की जाए भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और उनकी तटरेखा की लंबाई। ठीक है, तो सबसे पहले देखा जाए तो इसमें जो सबसे लंबी तटरेखा है वो द्वीपों में देखा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे लंबी है 1962 किलोमीटर। उसके बाद अगर स्थल भाग में देखा जाए तो गुजरात की सबसे लंबी सीमा रेखा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको ये दिखाया जा रहा है इसलिए बताया जाए क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि भारत में सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है। ठीक है, तो जब आपसे राज्य पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा, गुजरात। ठीक है, लेकिन जब आपसे किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश का है तो वहाँ पर अंडमान निकोबार। ठीक है, जब राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश दोनों हो तो वहाँ पर आपका अंडमान निकोबार होगा। ठीक है, लेकिन जब केवल राज्य पूछा जाए तो वहाँ पर आपका क्या होगा, गुजरात होगा। तीसरी जो सबसे बड़ी सीमा रेखा वो किसकी है, आंध्र प्रदेश की। ठीक है, 973.7 किलोमीटर। उसके बाद फिर तमिलनाडु की 906.9 किलोमीटर। फिर महाराष्ट्र की 652.6 किलोमीटर। उसके बाद फिर केरल की, ठीक है, केरल की 569.7 किलोमीटर। फिर उड़ीसा की, फिर कर्नाटक की। ठीक है, तो इस प्रकार ये धीरे धीरे बढ़ती। लेकिन जब आपसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, सबसे लंबी सीमा रेखा, ठीक है, तटवर्ती सीमा रेखा या सबसे लंबी समुद्री तट किस राज्य के हैं, तो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पर सही ऑप्शन आपका क्या होगा, गुजरात। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की है तो वहाँ पर सब आपका सही आंसर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये आपसे अक्सर पूछा जाता है। इसके बाद फिर हम लोग नीचे, अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी सीमा रेखा किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की है तो क्या है आपका, दमन और दीव 42.5 किलोमीटर। और अगर राज्य की पूछा जाए तो सबसे छोटी सीमा रेखा गोवा राज्य की है 101 किलोमीटर। लेकिन ये सीमा रेखा की बात क्या है, तटवर्ती सीमा की बात, जो सागर तट से जिसकी सीमा लग रही है उसकी बात की जा रही है, ना कि किसी राज्य से या किसी देश की बात की जा रही है। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर कुछ चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। जैसे हमने आपको बताया, ठीक है, कि देखिए यहाँ पर क्या है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा हमने आपको बताया डूरंड रेखा। ठीक है, ये कितनी है, 106 किलोमीटर। ठीक, उसके बाद रेड कलर से देखिए जो सीमा रेखा प्रदर्शित की गई है ये वाली। ठीक है, ये सीमा रेखा क्या प्रदर्शित कर रही है आपकी, रेड क्लिफ रेखा। देखिए दोनों स्थानों पर पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों के साथ जो सीमा रेखा प्रदर्शित की गई है रेड कलर से की गई है और वो क्या है आपकी, यहाँ पर रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, तो ये इसकी जो पाकिस्तान के साथ जो सीमा रेखा वो 3323 है। इधर बांग्लादेश के साथ है ये 4096.7 किलोमीटर है। अगर हम बात करें जो आपकी कर्क रेखा है,
ठीक है। तो कर्क रेखा आपकी किन किन राज्यों से गुजर रही है, ठीक। इसमें देखिए कर्क रेखा आपको दर्शाया गया है, ठीक है। इसको थोड़ा हम लोग बड़ा करके देखते हैं, स्पेशली कर्क रेखा को, ठीक है। देखिए कर्क रेखा क्या है, यहाँ पर आपका सबसे पहले गुजरात है, फिर राजस्थान वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, फिर आपका मध्य प्रदेश है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड है, उसके बाद उड़ीसा है, फिर त्रिपुरा है, उसके बाद मिजोरम है, ठीक है। तो ये 8 राज्य हैं जो आपके क्या है, कर्क रेखा पर पड़ते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो वहाँ पर आप होगा 8। और अगर आपसे ये पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है, तो 8 के नाम है आपके गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। वहीं आप देखिए इधर आपको आपकी दिखाई गई है 82.5 डिग्री रेखा, ठीक है, जिसे भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। ये भी आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर गुजर रही है, ठीक है। देखिए मध्य प्रदेश का एक छोटा सा हिस्सा, आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो आपकी भारतीय मानक समय रेखा है भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो वहाँ पर आपका क्या है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक। लेकिन आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो आपकी भारतीय मानक समय रेखा है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरती है, ठीक है। तो पहले तो ये प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती थी, लेकिन वर्तमान समय में ये मिर्ज़ापुर से होकर गुजर रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो आपकी प्लेट टेक्टोनिक क्रिया है, प्लेट टेक्टोनिक क्रिया के माध्यम से भारत क्या है, वो खिसक रहा है, ठीक है। तो जब वो खिसक रहा है तो ये रेखा भी क्या हो रही है, खिसक रही है। रेखा नहीं खिसक रही, रेखा अपने स्थान पर ही है, लेकिन स्थल भाग क्या हो गया है, खिसक गया है। इसलिए क्या है, वर्तमान समय में मिर्ज़ापुर से होकर गुजर रही है। अब अगर बात की जाए, ठीक है, भारत के विस्तार की, आपको यहाँ पर देख लिए हैं जो आपकी क्या है, कर्क रेखा हो गई, मकर रेखा हो गई, इसके बाद सॉरी मकर रेखा नहीं, कर्क रेखा हो गई, और उसके बाद भारतीय मानक समय रेखा हो गई। आप यहाँ पर देख चुके हैं इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, ठीक है। तो पड़ोसी देश आपके हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है। और आपका यहाँ पर श्रीलंका, श्रीलंका क्या है, इसके स्थल भाग से जुड़ा हुआ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। आपसे ये पूछा जाता है स्थल भाग से जुड़े हुए पड़ोसी देश कौन कितने हैं, ठीक है, या भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, ठीक। तो आपका क्या है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता है कि स्थल भाग से जुड़े हुए पड़ोसी देश, तो वहाँ पर आपका श्रीलंका हट जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपसे लगातार ही क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, ठीक है, चाहे वो आपका एसएससी रहा हो, आरआरबी रहा हो, ठीक है, कुछ भी पुलिस रहा हो, तो ये अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं आपसे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे सबसे उत्तर में लिखा हुआ है 37 अंश 6 मिनट इंदिरा काल, ठीक है। तो ये इंदिरा काल क्या है, ये भारत का उत्तरतम बिंदु है, ठीक है। अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा काल है। वहीं पर आपसे दक्षिणतम बिंदु भी पूछा जाता है, ठीक है। दक्षिणतम बिंदु पूछा जाता है तो दक्षिणतम बिंदु में 2 स्थितियां होती हैं। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जब आपसे पूछा जाएगा तो कन्याकुमारी होगा जो 8 अंश 4 मिनट पे है। लेकिन अगर भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो आपका कन्याकुमारी होगा, 8 अंश 4 मिनट पर स्थित है। और अगर केवल भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो आपका इंदिरा पॉइंट होगा जो निकोबार द्वीप समूह में 6 अंश 45 मिनट पर है, अक्षांश पर है। अब अगर आपसे पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र की बात की जाए, ठीक है, तो पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में देखिए जो आपका सबसे पूर्वोत्तर बिंदु है, यह सबसे पूर्वी बिंदु क्या है, अरुणाचल प्रदेश का किबिथु 97 अंश 25 मिनट, ठीक है। और जो आपका सबसे पश्चिमी बिंदु है वो गुजरात का गौरमोता 68 अंश 7 मिनट, ठीक है। ये आपके भारत का विस्तार है, ये उसके पूर्वी और पश्चिमी बिंदु हैं। अब अगर भारत की बात की जाए, भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई, ठीक, आपसे पूछा जाता है भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई, ये जो आप देख रहे हैं रेखा, ये कितनी है,
3214 किलोमीटर। और अगर पूरब से पश्चिम लंबाई देखा जाए, ये वाली रेखा, ठीक है, तो ये कितनी है, 2933 किलोमीटर। ठीक, ये आपको जो स्थिति दिखाती है क्या है, लगभग इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है बराबर है। ये नहीं कह रहे हैं कि एग्जैक्ट बराबर है, लेकिन लंबाई और चौड़ाई क्या है इसकी, लगभग बराबर है। इस प्रकार अगर इसकी आकृति की बात की जाए, भारत की आकृति किस प्रकार की है, ठीक है, तो इसको अगर इस प्रकार हम मिलाएं, एक त्रिभुज इस तरफ बन रहा है और एक त्रिभुज यहाँ पर इस तरफ बन रहा है। और जब दो त्रिभुजों को मिलाया जाता है तो किस प्रकार की संरचना का निर्माण होता है, तो एक चतुर्भुज की आकृति सामने आती है। ठीक, तो अगर भारत से पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि भारत की जो आकृति है वो कैसी है, तो भारत लगभग चतुर्भुज आकार में निर्मित है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। वही चीज़ें हैं यहाँ पर, देखिए आकार एवं आकृति की बात की जाए, ठीक, तो भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अर्थात इसकी लंबाई चौड़ाई जो आपका क्षेत्रफल है वो कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो क्या है, संपूर्ण भूमंडल का 0.57% है। संपूर्ण भूमंडल का मतलब ये है पूरी पृथ्वी पर चाहे स्थल हो चाहे जल हो, पूरे का कितना है, 0.57%। लेकिन जो आपका कुल स्थल मंडल है, स्थल मंडल का 2.4% क्षेत्र क्या है, ये धारित करता है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, ठीक है, तो भारत की जो स्थिति है वो क्या है, रूस पहले स्थान पर, फिर चीन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत क्या है, 7वां सबसे बड़ा देश है। सबसे विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस है, उसके बाद फिर चीन है, फिर कनाडा है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर ब्राज़ील है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, और सबसे उसके बाद क्या है, भारत 7वां विश्व का सबसे बड़ा देश है। ठीक, इसकी जो आकृति है लगभग चतुर्भुजाकार है, हमने अभी आपको बताया। इसका उत्तर दक्षिण विस्तार, जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो कितना है, 3214 किलोमीटर, तथा पूर्व पश्चिम फैलाव कितना, 2933 किलोमीटर है। अब राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो भारत में वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, 28 राज्य आप जान ही रहे हैं, उसके बाद 8 केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे आपका क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली तथा दमन एवं दीव। ठीक है, पहले ये दोनों क्या थे, अलग अलग थे, दादरा नगर हवेली अलग थी और दमन एवं दीव अलग थी। उसके बाद क्या था, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, फिर आपका जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और लद्दाख। ठीक, अब यहाँ पर एक आप देख रहे होंगे श्री विजयपुरम। ठीक है, ये श्री विजयपुरम क्या है, ये अंडमान निकोबार की राजधानी है। अब आप सोच रहे होंगे कि अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, तो 13 सितंबर 2023 को पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, श्री विजयपुरम कर दिया गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये कुछ और है, ये है वही पोर्ट ब्लेयर ही, लेकिन वर्तमान समय में अगर आपसे पूछा जाए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान समय में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को नहीं ध्यान दिए, 23 सितंबर 2023 को इसका नामकरण के नाम क्या किया गया है, बदल दिया गया है, तो आप क्या बताएंगे, पोर्ट ब्लेयर बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो ये चीज़ें क्या है, इसको ध्यान में रखिए कि जो आपकी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह उसकी राजधानी क्या हो गई है, श्री विजयपुरम हो गई। राजधानी वही है लेकिन उसका नाम क्या हो गया, बदल गया। चंडीगढ़ की राजधानी आप जान ही रहे हैं, चंडीगढ़। दादर नगर हवेली तथा दमन दीव, जो पहले दोनों क्या था, अलग अलग था। ठीक है, तो उसकी राजधानी अलग थी, अब दोनों की सम्मिलित राजधानी क्या है, दमन। दिल्ली की राजधानी दिल्ली ही है। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं, गर्मी में क्या है, श्रीनगर है, और ठंडी में क्या है, जम्मू है। एस का मतलब है समर, डब्ल्यू का मतलब है विंटर। ठीक, लक्षद्वीप की कवरत्ती है, पुडुचेरी की पुडुचेरी है, और लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह है। बाकी जो आपके 28 राज्य हैं, 28 राज्यों के नाम आपको पता ही है। ठीक है, तो 28 राज्य हम आपको अभी बता भी देंगे कौन कौन से राज्य हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अंडमान निकोबार की राजधानी हम आपको बार बार कह रहे हैं, पोर्ट ब्लेयर से बदलकर इसका नाम श्री विजयपुरम कर दिया गया है। कर्क रेखा के बारे में हमने अभी आपको बताया। कर्क रेखा क्या है, भारत के बीचों बीच से होकर 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों के नाम हमने आपको बताया, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है,
तो ये आपके 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजर रही है। अगर कर्क रेखा क्या है, भारत को 2 बराबर भागों में बांट रही है। ठीक, तो 2 बराबर भागों में बांट रही है तो इसका मतलब क्या है, ये अलग अलग रूप में इसको विभाजित कर रही है। ठीक, तो कर्क रेखा के उत्तर की स्थिति और दक्षिण की स्थिति दोनों अलग अलग हो, क्योंकि जो आपका सूर्य है वो कर्क रेखा के साथ उत्तरायण और दक्षिणायन होता रहता है। ठीक, तो यहाँ पर कर्क रेखा क्या करती है, भारत को 2 तापीय कटिबंधों में बांटती है। पहला क्या है, कर्क रेखा के जो दक्षिण का क्षेत्र है उसे उष्ण कटिबंध, और कर्क रेखा के उत्तर का जो क्षेत्र है उसे उपोष्ण अथवा शीतोष्ण कटिबंध में बांटती है। सीमांत बिंदु स्थल कौन कौन से हैं? ठीक है, तो उत्तरतम बिंदु हमने अभी आपको बताया क्या है, 37:06 पर इंदिरा काल है जो सियाचिन ग्लेशियर में स्थित है। दक्षिणतम बिंदु जो आपका है, ठीक है, तो वो 6:45 पर निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इंदिरा पॉइंट को ही पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, और वहाँ पर आपसे इंदिरा पॉइंट के स्थान पर दे दिया गया पिग्मेलियन पॉइंट। अब आप केवल इंदिरा पॉइंट पढ़े हुए हैं, पिग्मेलियन पॉइंट नहीं पढ़े हैं। ठीक है, जबकि दोनों एक ही चीज़ है, तो इसको ध्यान दीजिएगा कि दोनों एक ही चीज़ है। ठीक, और जो आपकी मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु क्या है, कन्याकुमारी है, जो कि कितना है, 8:04। ठीक है, 8:04 के अक्षांश पर स्थित है, और सबके सब अक्षांश क्या हैं, उत्तरी अक्षांश हैं। जो आपका पश्चिमी बिंदु है वो क्या है, 68:04 पूर्वी देशांतर, हमने आपको बताया है। ठीक है, इससे पहले जब हम आपको अभी मैप में बता रहे थे तो वहाँ पर हमने आपको बताया क्या है, ये 68:04 पूर्वी देशांतर कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित गौरमोता। पूर्वी बिंदु क्या है, 97:25, ये भी क्या है, पूर्वी देशांतर है। ठीक है, और ये कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित किबिथु। वही चीज़ें देखिए यहाँ पर आपको दिखाई गई है मैप में। ठीक है, मैप आपका 2 बार पीडीएफ में ऐड किया गया है। एक ऊपर वाले में इस ऐड किया गया है, वो इस पर्पज़ से ऐड किया गया है कि वहाँ पर जो आपकी सीमा रेखा है, ठीक है, जो आपकी सीमा रेखाएं हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, ठीक है, चीन, उसके बाद नेपाल। ठीक, तो ये जो आपकी सीमा रेखाएं हैं, इन सीमा रेखाओं को दर्शाया गया। आपके जो आपकी क्षेत्र विस्तार है, ये क्षेत्र विस्तार भी दर्शाएगा। ठीक है, सीमा रेखा की लंबाई भी दर्शाएगी। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको उस मैप में भी दिखाया गया। ठीक है, और यहाँ पर भी दर्शाया गया। अब हम लोग आगे देखते हैं, पाक जलडमरू मध्य या पाक की खाड़ी। ठीक है, खूब नाम सुने हैं पाक जलडमरू। यह जल संधि क्या है, भारत के कन्याकुमारी को श्रीलंका से अलग करती है। ठीक, अभी आप जब श्रीलंका हमने आपको पड़ोसी देशों में बताया, तो इसमें क्या बताया कि स्थल भाग से ना जुड़कर समुद्र भाग से जुड़ा हुआ है, जो क्या है, एक जल डमरू मध्य के माध्यम से जुड़ा हुआ, जिसे पाक की खाड़ी भी कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। जो आपकी पाक की खाड़ी है या पाक जल डमरू मध्य है, वो बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। और इसी जल संधि में प्रवाल निर्मित एक कोरल के चट्टानी कटक हैं। ठीक है, जिसे आदम ब्रिज अथवा सेतु समुद्रम भी कहा जाता है। बात की जाए 8 डिग्री चैनल क्या है, ये मालदीव और भारत के बीच समुद्री सीमा है। समुद्री सीमा होने का मतलब ये क्या है, मालदीव और भारत को अलग करते हैं। ये क्या है, मिनिकॉय और मालदीव के द्वीपों को अलग करती है। ठीक है, जो आपका मिनिकॉय है और मालदीव है, इन दोनों द्वीपों को एक क्या करता है, 8 डिग्री चैनल अलग करता है। इसे मलिकू कंदू और मामाले कंदू द्विवेही 8 डिग्री चैनल के पारंपरिक नामों से जाना जाता है। ठीक, क्या है आपका, मलिकू कंदू, मामले कंदू और द्विवेही। ठीक है, ये इसके अलग अलग नाम हैं। जैसे आपसे दे दिया गया कि मालदीव और मिनिकॉय को अलग करने वाली रेखा है, और आपसे 8 डिग्री चैनल के बजाय आपको दे दिया गया मलिकू कंदू। ठीक है, तब आप सोचेंगे 8 डिग्री इसमें है, ये नहीं है, कौन अलग कर रहा है। ठीक है, तो आप इस चीज़ों को ध्यान में रखिए कि मलिकू कंदू दिया जाए या मामाले कंदू दिया जाए या द्विवेही दिया जाए, तो ये सब एक ही नाम है किसके, 8 डिग्री चैनल के। अब इसका नाम 8 डिग्री चैनल क्यों रखा गया, क्योंकि ये क्या है, 8 डिग्री चैनल इसलिए क्योंकि यह भूमध्य रेखा के उत्तर में 8 अंश अक्षांश रेखा पर ही स्थित है।
ठीक। अब देखिए, इसको ये मत समझिएगा कि ये 8 अंश अक्षांश रेखा जो है पूरी की पूरी 8 अंश अक्षांश रेखा 8 डिग्री चैनल है ना। ये चैनल जो होता है एक पतला सकरा, ठीक है, क्या होता है, जल क्षेत्र होता है, एक पतला सकरा जल क्षेत्र होता है, ठीक है, जो दो वस्तुओं के, दो देशों के बीच या दो राज्यों के बीच या दो द्वीपों के बीच क्या करती है, सीमा रेखा का निर्धारण करती है। उसी को क्या कहा जाता है, चैनल कहा जाता है। अब चूंकि ये 8 अंश अक्षांश रेखा के सहारे निर्मित है, ठीक है, इसीलिए इसे 8 डिग्री चैनल कहा गया। ठीक। अगला क्या है, 9 डिग्री चैनल। ठीक है, 9 डिग्री चैनल क्या करता है, ये मिनिकॉय द्वीप को मुख्य मुख्य जो आपका लक्षद्वीप समूह है उससे अलग करता है। मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग कर रहा है। और यह क्या है, 200 किलोमीटर चौड़ा तथा 2597 मीटर गहरा। हमने आपको क्या बताया, एक पतला सा सकरा क्या है, जल क्षेत्र है। तो क्या है, 200 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र है, जो कि क्या कर रहा है, दोनों को अलग कर रहा है। इन्वेस्टिगेटर बैंक क्या है, एक जलमग्न बैंक है, इस चैनल के दक्षिण क्षेत्र में स्थित है। बैंक का मतलब क्या होता है, किनारा। ठीक है, ये पैसे वाला बैंक नहीं है, ये किसी भी समुद्र के किनारे का जो हिस्सा है उसे बैंक कहा जाता है, वो उसका जो किनारा होता है। इसमें जो इन्वेस्टिगेटर बैंक है वो क्या है, एक जलमग्न बैंक है, एक जलमग्न तट है, एक जलमग्न किनारा है। ठीक है, जो कि 9 डिग्री चैनल के दक्षिण में स्थित है। यह क्या करता है, 9 डिग्री चैनल जो आपका है वो यूरोप, मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया के साथ, जो आपका मध्य पूर्व है और पश्चिमी एशिया के साथ क्या करता है, दक्षिण पूर्व एशिया और सुदूर पूर्व के बीच लगभग सभी व्यापारिक शिपिंग मार्ग का निर्माण करता है। अब जो आपका 9 डिग्री चैनल है, इसी से क्या होता है, यूरोप की ओर जा रहे हैं, ठीक है, पश्चिम एशिया की ओर जा रहे हैं, दक्षिण पूर्व एशिया की ओर जा रहे हैं, सुदूर पूर्व की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी क्षेत्रों के जो जहाज हैं इसी 9 डिग्री चैनल से होकर गुजर रहे हैं। अब इसका भी नाम 9 डिग्री चैनल इसलिए रखा गया है क्योंकि ये क्या है, 9 अंश अक्षांश रेखा पर स्थित है। ठीक है, तो वो भी कौन सी, उत्तरी अक्षांश। ध्यान दीजिएगा, 9 डिग्री अक्षांश रेखा का मतलब ये नहीं है कि दक्षिणी अक्षांश भी होता है 9 डिग्री, लेकिन ये क्या है, 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा में ये स्थित है। अगला क्या है आपका, 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 10 डिग्री चैनल क्या है, ये बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। ठीक है, जैसे आप पढ़ते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो दोनों द्वीप समूह है तो एक, प्रशासनिक दृष्टि से दोनों एक हैं, लेकिन समुद्र में जब देखेंगे तो दो अलग अलग पार्ट हैं। एक पार्ट उत्तर की ओर है, एक पार्ट दक्षिण की ओर, और दोनों के बीच जो अलगाव है वो किसके माध्यम से किया जा रहा है, 10 डिग्री चैनल। आपसे क्वेश्चन लगातार पूछे जाते रहे हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला रेखा है, ठीक है, 10 डिग्री चैनल। ठीक, या आपसे ये भी पूछ दिया जाए सीमा रेखा है तो 10 डिग्री अक्षांश भी कभी कभी दे दिया जाता है। यह उत्तर से दक्षिण तक इसका जो 150 किलोमीटर चौड़ा है और पूर्व से पश्चिम तक ये 10 किलोमीटर लंबा है। इसकी जो न्यूनतम गहराई है वो 7.3 मीटर है। ठीक है, 7.3 मीटर न्यूनतम गहराई कहाँ पर होगी, जो आपका बिंदु है, जो आपका स्थल भाग है आपका अंडमान का और निकोबार का, दोनों के बीच वाला जहाँ से दोनों अलग हो रहे हैं वही वाला क्षेत्र क्या होगा, सबसे कम गहराई वाला होगा। और भूमध्य रेखा के उत्तर में 10 अंश अक्षांश रेखा पर स्थित होने के कारण इसका नाम क्या किया गया, 10 डिग्री चैनल रखा गया। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं मैप में इसको, ये है आपका। ठीक है, ये देखिए आपका 8 डिग्री चैनल है, ये जो रेखा आपकी दिखा रही है ये आपका मिनिकॉय द्वीप है, ये वाला। ठीक है, आपको रेड कलर से एक डॉट दिख रहा होगा, ये आपका क्या है, मिनिकॉय है, और नीचे आपका क्या है, मालदीव है। ठीक, अब मिनिकॉय को मालदीव से जो अलग कर रहा है वो क्या है, 8 डिग्री चैनल है। उसके बाद 9 डिग्री चैनल, यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है, ये क्या है, आपका लक्षद्वीप है और ये मिनिकॉय, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को 9 डिग्री चैनल अलग कर रहे हैं। यहाँ पर ये आपका अंडमान द्वीप है और ये निकोबार द्वीप है, और इसको अलग कौन कर रहा है, 10 डिग्री चैनल। ये पूरा का पूरा आपकी 10 डिग्री अक्षांश रेखा भी दर्शाई गई है। ठीक है, तो लेकिन ये जो क्षेत्र है केवल यहाँ पर 10 किलोमीटर लंबाई में ही है। ये जो आपका चैनल है ये 10 किलोमीटर लंबा चैनल ही है, इसके बाद ये क्या है, ये चैनल और नहीं है। ठीक, और इसकी जो पूर्व से पश्चिम में लगभग 150 किलोमीटर। ठीक, तो ये आपका क्या है, पूरे तीनों चैनल है जिसके माध्यम से यहाँ पर अलगाव किया जा रहा है।
ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और वीडियो को शेयर कीजिए। और वीडियो का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। धन्यवाद।